जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। धन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं एवं उपदेशों का संकलन किया गया है, जो कि पाली भाषा में है। इसका विभाजन 3 भागों में किया जाता है: बिना पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इस तरह से 3 भागों में इनका विभाजन करते हैं। इन्हीं का संकलित रूप त्रिपिटक कहलाता है। जैन धर्म के कुछ आदर्श हैं जिन्हें हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। 3 भागों में विभाजित होता है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो याद रखिएगा आप लोग, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन करते हैं। बर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन किया जाता है, केचुआ पालन। सेरीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों कीट पालन होता है और मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर, वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन, कीट पालन करते हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत, और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित दोस्तों एन्ना जलप्रपात है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। चूलिया जलप्रपात दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है आपका, चंबल नदी। और यह पड़ता है झारखंड में, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, नर्मदा नदी पर स्थित एन्ना जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, और चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? तो आप लोग इस प्रश्न से ही जान गए होंगे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह NH-07 का परिवर्तित नाम है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरे नंबर का है दोस्तों NH-27। इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर। और यह पोरबंदर से शुरू होकर के, गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर के सिलचर तक जाता है, जो कि आसाम में खत्म होता है। और NH-44 तीसरा नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है। यह दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। और चौथे नंबर का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई 2317 किलोमीटर संगरूर पंजाब के संगरूर से निकल करके अंकोला गुजरात तक जाता है। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, NH-07। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है, और यह झारखंड राज्य में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। यह गुजरात में पड़ती है, गुजरात में। और रिहंद, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य में। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना, जो कि गुजरात में पड़ती है। और रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, झारखंड में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, यह बिहार में पड़ता है। बिहार में यह बाघ, नीलगाय, घड़ियाल
सांभर और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो निवास करने वाले जानवर हैं उनमें बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और तेंदुआ मुख्य रूप से हैं और यह बिहार में पड़ता है। बाकी तीनों दोस्तों झारखंड के हैं, जैसे पलामू, जिसे हम बेतला अभयारण्य भी कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से हाथी है, हिरन है, तेंदुआ, सांभर और जंगली सुअर हैं। दालमा वन्यजीव अभयारण्य भी झारखंड में है। इनमें भालू, हाथी, तेंदुआ, हिरन और जंगली सुअर मुख्य रूप से रहते हैं। और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कई बार पूछा गया, ये भी झारखंड में स्थित है। यहाँ पर भी भालू, तेंदुआ और चीतल, खास करके चीतल, सांभर, जंगली सुअर आदि जानवर इनमें निवास करते हैं। तो प्रश्न आपका है कि वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है, तो कैमूर है जो कि बिहार में है, बाकी ऊपर वाले तीनों झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अरब की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, अरब की रानी के नाम से कोच्चि शहर को जानते हैं, जो कि केरल में पड़ता है। इसका एक अन्य उपनाम पूर्व का वेनिस। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी कहलाता है। पहाड़ों की नगरी यह भी राजस्थान में ही पड़ता है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और मसूरी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में है, पर्वतों की रानी कहलाता है। पहाड़ों या पर्वतों की रानी उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा, अरब की रानी कोच्चि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से गुजरात में पाई जाती हैं? तो दोस्तों, गुजरात में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, भील है, बंजारा है, कोली है। इसके अतिरिक्त जो है पटेलिया है, डाफर, टोडिया, ये सभी जो है गुजरात में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही हो गया। गड्डी या गुड्डी, कहीं कहीं आपको जो है गुड्डी लिखा मिलेगा। गड्डी, कनौरी, लाहौली, ये सभी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं। कादर है, उराली है, मोपला, इरूला और पनियान, ये सभी दोस्तों आपकी केरल में निवास करने वाली जनजातियां हैं। और बारली, चितपावन, गोंड, इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर आपने बंजारा देखा और कोली और एक है एग्जाम में पूछा जाता है अबुम्फा मड़िया है, शायद अबुम्फा मड़िया, ये जो है महाराष्ट्र में निवास करती हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह 2023, इस वर्ष ही जो गणतंत्र दिवस समारोह का शुभ अवसर था, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया था? हर वर्ष जो है मुख्य अतिथि के तौर पर किसी देश के राजनयिक को भारत में आमंत्रित किया जाता है। तो 2023 में भी रिपब्लिक डे पर किसे आमंत्रित किया गया था? तो ये थे अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के राष्ट्रपति यही मुख्य अतिथि के रूप में 2023 में भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर आए थे। दोस्तों, 2021 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं हुआ था। 2020 में जायर बोल्सोनारो आए थे। 2020 में गणतंत्र दिवस के मौके पर जायर बोल्सोनारो, ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 2020 में जायर बोल्सोनारो जी भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर आए थे। और 2019 में साउथ अफ्रीका के तत्काल जो अभी भी राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा जी जो है 2019 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर आए थे। ये लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा वर्तमान ब्राजील के राष्ट्रपति हैं।
फिर से एक बार मैं प्रश्न समझा दे रहा हूं आपको। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2023 के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, भारत में आमंत्रित हुए थे। जायर बोल्सोनारो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें 2020 में आमंत्रित किया गया था। सिरिल रामाफोसा यह 2019 में भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हुए थे, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा यह वर्तमान ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसका लक्ष्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और इसी समय दोस्तों 1952 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह 1951 से 1956 के मध्य थी और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की जाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इसी के अंतर्गत करते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल था और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। पीसी महाबोलोनिस सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका आधार था, इसी पर आधारित थी वह, और 1956 से लेकर के 1961 के मध्य जो है इसका कार्यकाल था। इसकी स्थापना का लक्ष्य दोस्तों समाजवादी समाज की स्थापना करना था और इसी दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना होती है और तीनों ही 1959 में स्थापित हुई थी। जो दुर्गापुर है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। भिलाई वाला दोस्तों रूस की मदद से लगाया गया था, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, यह जर्मनी की मदद से लगाया गया था। जगह कम है, नहीं तो मैं लिख देता इसमें, आप लोग जो है इसको एक बार फिर से बैक करके सुन लीजिएगा। और डीआर गार्डगिल मॉडल जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, नहीं दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया था। इसका लक्ष्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था को लागू करना। इसमें भी कृषि के साथ साथ उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ये जो है असफल रही थी और इसके कारण थे भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाक का युद्ध हुआ था और वहाँ उसी समय जो है सूखा भी पड़ा था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि कृषि में हरित क्रांति का उदय हुआ था और भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में कृषि के जो है हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को नीति आयोग की स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसके अध्यक्ष आप लोग जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष दोस्तों इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी जी इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधीक्षक या सीईओ जो हैं, सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन ग्राहक सेवा में सुधार के लिए किया गया था? दोस्तों ग्राहक सेवा में सुधार के लिए जो बैंकिंग समिति गठित की गई थी वह
गोईपोरिया समिति है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। और एक घोष समिति का गठन बैंक में धोखाधड़ी रोकने के लिए, धोखाधड़ी रोकने के लिए, बैंक में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से एक घोष समिति का गठन किया गया था। वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए, वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। और आर.बी. गुप्ता समिति का गठन इसलिए किया गया था जिससे कि कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हो सके। कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार करने के लिए आर.बी. गुप्ता समिति का गठन किया गया था। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ग्राहक सेवा में सुधार के लिए एम.एन. गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। एक घोष समिति का गठन बैंक में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से। और नरसिम्हन समिति का गठन दोस्तों वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए। और आर.बी. गुप्ता समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां प्रश्न है, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस में है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, 80 हैं। और लोकसभा संरचना जो है 80 अनुच्छेद 80 के अंतर्गत की गई है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, 42 हैं पश्चिम बंगाल और बिहार में 40 हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में यह सर्वाधिक है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में 48 हैं, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर है 42 और चौथे नंबर पर बिहार है जहां 40 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी थे, ओम बिरला, जो कि वर्तमान में भी ओम बिरला जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में किसका उपयोग बारीक तारों का व्यास मापन करने के लिए किया जाता है? ये जो उपकरण है इनमें से व्यास मापन के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। बारीक तारों का मापन, बारीक तारों के व्यास का मापन स्क्रू गेज के द्वारा करते हैं। फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है, समुद्र की गहराई मापन में फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। रेन गेज वर्षा के मापन के काम में आता है दोस्तों, वर्षा मापन के काम में रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेविमीटर सतह पर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। बारीक तारों के व्यास मापन में स्क्रू गेज, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापन, रेन गेज वर्षा मापन और ग्रेविमीटर में पानी की सतह पर तेल का मापन किया जाता है। 15वां प्रश्न है, टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? दोस्तों टाइपराइटर के आविष्कारक पेलेग्रिन टेरी हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ये इटली के वैज्ञानिक थे। 1808 में इन्होंने, पेलेग्रिन टेरी ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने 1593, जो कि इटली के निवासी थे, इन्होंने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था 1593 में, थर्मोस्कोप का। और हेनरी बेसेमर जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1855 में स्टील का, 1855 है दोस्तों, स्टील का आविष्कार किया था। और थॉमस एल्वा एडिसन को जान ही रहे हैं, बल्ब के बारे में जानते ही हैं, इन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया था। ये यूएसए के वैज्ञानिक थे। 1878 में इन्होंने बल्ब का भी जो है आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से चेचक का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा है। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। और कार्नबर्ग ने दोस्तों डीएनए संश्लेषण किया था, डीएनए संश्लेषण किया था। और जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, डीएनए की खोज की थी। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप खोजा था। कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषित किया और जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीवों में सबसे छोटा स्तनी कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा स्तनी आपका छछूंदर है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। गोरिल्ला सबसे बड़ा कपी है, पूछता है सबसे बड़ा कपी कौन सा है, तो गोरिल्ला है। कंगारू अंडा
जरायुज अंडा जरायुज स्तनी है। सबसे बड़ा कपि गोरिल्ला, सबसे छोटा जीव स्तनी, सबसे छोटा जो जीव है सबसे छोटा स्तनी जो जीव है वो छछूंदर है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, और अंडा जरायुज स्तनी कंगारू है। लुईस ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस दोस्तों 4 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसको मैं बता चुका हूं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बंगलुरु में स्थित है। और जलगोड़ा के संबंध में तो कई बार बता चुका हूं कि केंद्रीय ईंधन यदि आता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो यह जो है आपका कहाँ स्थित है? जलगोड़ा में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला यह पुणे में स्थित है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल महात्मा गांधी का है? जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है उसे हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शांति घाट के नाम से जाना जाता है। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है। और इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल है। एक बार फिर से दोस्तों मैं बता देता हूं समाधि स्थल के बारे में। महात्मा गांधी जी का राजघाट, पंडित नेहरू जी का शांति घाट, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। और जिस तरह से मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ ऑप्शंस को विस्तृत रूप से डिस्कस करता हूं, ये आपके लिए उपयोगी है कि आप लोग उसको देखें और पुनः इनको देख लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।